हेलो स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। चैप्टर हो रहा था सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये हमारा होगा लेक्चर नंबर 7। टॉपिक होने जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेक्चर नंबर 6 में डिस्कशन हुआ था कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि रिलेटेड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा और अकेला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड कर रहा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जबकि पहला 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रहा था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन पे। और पता होना चाहिए कि मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम टर्म यूज करते हैं और यही कारण है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग ऑस्मोसिस क्या होता है थोड़ा उसके बारे में जान लें। ऑस्मोसिस कहने का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट। अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो प्लांट और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। वो सेमी परमिएबल नेचर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज़ का परमिशन सेल के अंदर जाने का नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्चुअल में अगर देखा जाए ऑस्मोसिस करवाने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होगा, चाहे वो एनिमल या प्लांट सेल का हो या फिर सिंथेटिक हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उसमें पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास होने देगा ही नहीं। अगर कोई पास हो रहा है तो वो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है जो कंपैरेटिवली सॉल्यूट पार्टिकल से छोटा होगा और यही कारण है कि उसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट होने जा रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझे कि जिस तरफ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट उधर से मूव करना स्टार्ट करेगा उस डायरेक्शन की ओर जिधर सॉल्वेंट कम है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन के टर्म में, तो कंसंट्रेशन हम लोग सॉल्यूट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट कम है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी कम होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा कम है तो निश्चित रूप से सॉल्यूट कंपैरेटिवली पिछले वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा और वो हाई कंसंट्रेशन होगा। तो दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ऑस्मोसिस में हो क्या रहा है कि लो कंसंट्रेशन रीजन से सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन रीजन में हो रहा है। इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो ऑस्मोसिस में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जो होगा वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करेगा। और किसके थ्रू मूवमेंट करेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से होगा। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये एक मेम्ब्रेन है
जिसका पोर का साइज काफी छोटा है, इतना छोटा कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देगा, सॉल्यूट को नहीं। इधर भी सॉल्यूशन है, इधर भी सॉल्यूशन है। इधर का जो सॉल्यूशन है लो कॉन्सेंट्रेशन है और इधर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब यहाँ सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हाई कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट ज्यादा है और इसके रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट यहाँ पे कम है। तो एक्चुअल में सॉल्वेंट का मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है जिधर सॉल्वेंट क्या है, कम। तो इस प्रोसेस को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इस चीज को पहले हम लोग समझे। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन इधर हो रहा है, लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर ऑस्मोसिस का फेनोमेना हो रहा है। यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व किए। हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऐसा है कि इस पे एक हम लोग प्लेस कर दिए पिस्टन, इस पे हम लोग क्या प्लेस कर दिए, एक पिस्टन प्लेस कर दिए और इस पिस्टन पे कुछ ऑब्जेक्ट को हम लोग रख दिए। इस पिस्टन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, mg के इक्वल। अगर इसका एरिया a है तो प्रेशर एग्जर्टेड इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे फोर्स बाय एरिया, और फोर्स लग रहा है mg के इक्वल और एरिया यहाँ पे a होने जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि जब इधर हम प्रेशर को अप्लाई किए तो ऑस्मोसिस का जो रेट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट का रेट है वो पहले के रिस्पेक्ट में स्लो होता हुआ जा रहा है। मीन्स ऑस्मोसिस जो सॉल्वेंट का मूवमेंट धीरे धीरे घटना शुरू हुआ उस समय जब हम इसके ऊपर वजन डालते गए। मीन्स पिस्टन जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसके चलते ये मूवमेंट सॉल्वेंट का धीरे धीरे कम होता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है और एक ऐसा सिचुएशन आया जब ये ऑस्मोसिस रुक गया। जब ऑस्मोसिस रुक गया तो जो प्रेशर हम लोग एक्सर्ट किए उस प्रेशर को ही ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ध्यान रहे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो प्रेशर जो किस डायरेक्शन किधर लग रहा है, हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर, जिसके चलते ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए। दैट मीन्स प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हाई कंसंट्रेशन रीजन सो दैट ऑस्मोसिस प्रोसेस विल स्टॉप। ऑस्मोसिस प्रेशर को रोकने के लिए हाई कंसंट्रेशन रीजन में जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्लियर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन हाई कंसंट्रेशन रीजन सच दैट ऑस्मोसिस विल स्टॉप। दैट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट ऑफ solvent particles from low concentration region to high concentration region. The pressure which is responsible for this is called osmotic pressure. यहाँ पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे, कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे और ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोला जाता है। तो हम लोग जान रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ना कि सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे, सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज पे और नेचर पे। दैट मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा और किस तरीके से हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट कर पाए, और तब जाके हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक
एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किस बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइसोटोनिक बोलेंगे, कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बोलेंगे और कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक बोलेंगे। ध्यान दिया जाए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ध्यान रहे एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। और पाई जब टेम्परेचर वेरी करता है किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी इंटू क्या लिखेंगे टी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट पुट करेंगे और वो कांस्टेंट आर होगा। उस आर को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे पाई क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सी विल बी concentration, concentration in terms of मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में, मोलैरिटी के टर्म में। टी जो होगा टेम्परेचर होगा और इसको हम लोग केल्विन में पुट करते हैं। कंसंट्रेशन को हम लोग मोल्स पर लीटर में पुट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर आर का जो वैल्यू होगा वो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू लेंगे 0.0821। कब, जब प्रेशर एटीएम में हो और वॉल्यूम लीटर में हो। इन जनरल मोलारिटी में हम लोग लीटर ही यूज करते हैं और लीटर के टर्म में ही डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग आर एटीएम लीटर में यूज करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो कैलकुलेट होके आएगा वो किस चीज में आएगा, एटीएम में। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कैलकुलेट होके आएगा वो किस चीज में आएगा, एटीएम में। तो ध्यान रहे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू हम लोग 0.0821 उस समय जब प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में। टेम्परेचर के वैल्यू हम लोग को केल्विन में पुट करना है। मोलारिटी ऑलवेज मोल्स पर लीटर में होता है और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो एटीएम में आएगा। अब अगर ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला में गैस कांस्टेंट दिख रहा है, क्या यहाँ पे किसी गैसेस का बात किया गया, नहीं, यहाँ पे बात किया गया लिक्विड सॉल्यूशन का, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज में है और सॉल्यूट सॉलिड फेज में। तो आखिर ये गैस कांस्टेंट यहाँ पे कैसे दिख रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, किसी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को मिलाते हैं, किसी सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट को हम लोग मिलाते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में बिल्कुल वैसे ही स्कैटर कर जाता है जिस तरीके से कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल भी जिगजैग मोशन में होता है कंटेनर के अंदर, और सॉल्यूट पार्टिकल्स भी जिगजैग मोशन में होता है सॉल्वेंट के अंदर। तो इस तरीके से जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में स्कैटर्ड है वो बिहेव कर रहा है जस्ट लाइक गैसेस, और जब गैसेस के लाइक बिहेव कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सा गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो P इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख देंगे, N/V/RT। P इज इक्वल्स टू N/V, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो P इज इक्वल्स टू CRT, और इसी P को ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में जब लिखे तो पाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, CRT। दैट मीन्स स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट का है सॉल्यूशन के अंदर वो जस्ट लाइक गैस का बिहेवियर शो कर रहा है, और यही कारण है कि गैस वाला फार्मूला और गैस वाला कांस्टेंट ही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को जवाब देना है वो ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरीके से एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मूवमेंट्स ऑस्मोसिस में होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। अगर आप सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस
धीरे धीरे स्लो होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर पोर के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, सॉल्यूट के आ जाने के वजह से सॉल्वेंट का मूवमेंट पहले के रिस्पेक्ट में कम गया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर चेंज होने के वजह से चेंज होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स का नंबर बदलने के वजह से बदलेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। यहाँ पे हम लोग एक और थ्योरेटिकल बात कर ले कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे सॉल्यूशन हमारा कितने तरह का होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है 3 तरह का होगा। एक आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है सेम एंड टोनिक मीन्स प्रेशर। जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन दिया रहे और उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला हाइपरटोनिक होगा और सेकंड वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूशन को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। सॉल्यूशन हमारा 3 तरह का। फर्स्ट हो गया आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। सेकंड हो गया हाइपर, HYPER, हाइपरटोनिक। एंड थर्ड हो गया हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। जो टोनिक वर्ड दिख रहा है ये कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है और हाइपो का मतलब हुआ कम, हाइपर का मतलब हुआ ज्यादा, टोनिक का मतलब हुआ प्रेशर, आइसो का मतलब हुआ सेम एंड टोनिक का मतलब प्रेशर। तो अगर है ना 2 सॉल्यूशन है, कितना सॉल्यूशन है? 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का क्या है? सेम। अब देखा जाए अगर टेम्परेचर दोनों का सेम रखे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। इसका मतलब जब 2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो जाए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ध्यान रहे जब 2 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम हो जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक कब बोलेंगे? 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2 है मेरे पास। अगर बात किया जाए ये अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, इसका कंसंट्रेशन कम तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? कम। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारे लिए क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा वो हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एक दूसरे से रिलेटेड टर्म होगा, कंपेयर करने वाला टर्म होगा। बिना कंपैरिजन का हम लोग हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक टर्म को यूज नहीं कर सकते हैं। तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक टर्म को एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी और कॉन्सेंट्रेशन पर भी। अगर पूछा जाए ऑस्मोसिस का डायरेक्शन किधर से किधर होगा तो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ऑस्मोसिस का डायरेक्शन लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की ओर होगा। मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट पार्टिकल्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ज्यादा तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा, और हाइपोटोनिक का प्रेशर कम तो कंसंट्रेशन कम। तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स होगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के तरफ। तो इस तरीके से सॉल्यूशन का कैटेगरी हम लोग आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक में हम लोग कैटेगराइज कर दिए। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी हम लोग डिस्कस कर ले यहाँ पे कि किस तरीके से ऑस्मोसिस वहाँ पे अफेक्ट होता है। अगर बात किया जाए कि पिकल्स, मैंगो का अगर पिकल्स बनाया जा रहा है तो उसको एक सॉल्ट सॉल्यूशन में मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन में उस
पिकल्स को, कच्चा मैंगो जो होता है उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन में छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेल जो मैंगो के अंदर प्रेजेंट है सेल्स, उसके अंदर वाटर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है जब वो लाइव था, लेकिन जब उसके सराउंडिंग में ऑयल और सॉल्ट का अमाउंट बढ़ा तो बाहर का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा और अंदर का कंसंट्रेशन काफ़ी कम। तो इस तरीके से वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट मैंगो सेल से बाहर की ओर होता है और इस तरीके से वाटर का कंटेंट मैंगो में धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है और इस तरीके से पिकल्स बनता है। दूसरी बात अगर बोले कि अगर हम लोग का बात करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का, तो रेड ब्लड सेल्स का अगर कॉन्सेंट्रेशन, इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन का बात करें तो वो कॉन्सेंट्रेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, कंसंट्रेशन उतना ही होता है जितना कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड के इक्विवेलेंट होता है। अगर उस सेल को हम लोग प्लेन वाटर में रख दे, प्योर वाटर में रख दे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0, तो बाहर का जो वाटर होगा वो आरबीसी के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसी आरबीसी को, उसी रेड ब्लड सेल्स को हम लोग एक ऐसे मीडियम में रखें, ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, वैसे सिचुएशन में रेड ब्लड सेल का जो फ्लूइड है, जो वाटर कंटेंट है, वो सेल के अंदर से कहाँ आना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो इन जनरल हम लोग जो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन का, उसके कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम के आसपास ही रखा जाता है, जिससे हमारा सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि सेल का सराउंडिंग का अगर कंसंट्रेशन चेंज हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस के चलते सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो सेल के बाहर हो या सेल के अंदर, दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम जरूर होने जा रहा है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहां पे ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल हम लोग ये पढ़े कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो उस समय अप्लाई किया जा रहा है जब ऑस्मोसिस को हमको सपोज करना है कि रोक देना है, मीन्स ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि कंसंट्रेशन R/T, मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट स्कैटर्ड है उसको जस्ट लाइक हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ गैसियस मॉलिक्यूल। जिस तरीके से गैसियस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करता है उसी तरीके से सॉल्यूट का पार्टिकल्स भी सॉल्यूशन के अंदर रैंडमली मूव करता है, इसीलिए आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग यहाँ भी अप्लाई किए। एक और थ्योरेटिकल टॉपिक है यहाँ पे और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। इन जनरल हम लोग काफ़ी सुनते हैं RO, वाटर प्यूरिफायर में RO स्टैंड्स फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें ऑस्मोसिस जो अपने एक्चुअल डायरेक्शन को, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑस्मोसिस का होता है उससे ये जस्ट रिवर्स होता है। तो एक्चुअल डायरेक्शन होता क्या है ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस का एक्चुअल डायरेक्शन होता है लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन। और अगर हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर ऑस्मोसिस करवाना चाह रहे हैं तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। बट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फेनोमेना आखिर कैसे हो पाएगा, तो फिर से इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ये एक कंटेनर है और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो इन जनरल हम लोग फिल्टर में यूज करते हैं, तो इस साइड जो है इम्प्योर वाटर हम लोग रख लिए, इधर क्या रख लिए हम लोग, इम्प्योर वाटर, है ना, इम्प्योर वाटर, और इधर जो हम लोग प्योर वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रहे अगर ये वाटर प्योर है तो सॉल्यूट इसमें क्या हो जाएगा, कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कम होगा और ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
हाइपोटोनिक। उसी तरीके से इम्प्योर है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूट बाहर से मिला हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट बढ़ने से सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से, सॉल्यूट बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और ये सॉल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक। ध्यान रहे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग को प्यूरिफाई करना होगा। अब अगर देखा जाए कि स्पॉन्टेनियस मैनर में हो क्या रहा है यहाँ पे, तो स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रहा है ये कि लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है, और वो कोई और नहीं प्योर वाटर है, मीन सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है। तो ये ऑस्मोसिस का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है, ऑस्मोसिस का, लो कंसंट्रेशन रीजन से हाई कंसंट्रेशन रीजन की ओर। अब ऐसा कर रहे हैं कि इधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम और इधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, मींस लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की ओर मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट उस समय तक होगा जब तक कि कंसंट्रेशन मींस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दोनों कंपार्टमेंट का सेम ना हो जाए। ये मूवमेंट उस समय तक होगा जब तक कि इस दोनों कंपार्टमेंट का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग को ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज करना, मींस इम्प्योर वाटर से सिर्फ वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में करना है। इसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर को यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे। यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिए हम लोग, और पिस्टन लगाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मींस यहाँ पे क्या एक्सर्ट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल। जब पी एक्सटर्नल अप्लाई किए यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करने के चलते सबसे पहले तो ऑस्मोसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सबसे पहले ऑस्मोसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऑस्मोसिस जब रुक जाएगा तो ऑस्मोसिस रुकने के बाद का जो प्रेशर लगेगा, मींस वो प्रेशर जो पहले इंक्रीज करवाया गया और इंक्रीज करवाते वक्त ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ, और स्टॉप होने के बाद फर्दर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते ऑस्मोसिस का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। और जब ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर से जब एक्सेस प्रेशर अगर हम लगाएं तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और रिवर्स ऑस्मोसिस में आरओ में अगर हम बोले तो हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन। तो सोचिए कि अगर मेरे पास इम्प्योर वाटर है, उसमें काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज है, तो कंसंट्रेशन उसका हाई हो गया। दूसरे कंपार्टमेंट में मेरा प्योर वाटर रखा हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन लगभग 0, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे काफी लो कंसंट्रेशन है। अगर हम लोग हाई कंसंट्रेशन रीजन वाले में प्रेशर एक्सर्ट करें बाहर से इतना कि पहले ऑस्मोसिस रुके और फिर उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने के वक्त हाई कंसंट्रेशन रीजन से सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कंसंट्रेशन रीजन में होगा, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, और यही वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में यूज होता है। जो भी वाटर प्यूरिफायर्स मार्केट में है उसमें आरओ टेक्नोलॉजी जरूर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट लाइट के हेल्प से बैक्टीरिया को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर में होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है यूवी ट्रीटमेंट के बाद। तो आरओ के थ्रू हम लोग बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सॉल्यूशन से मींस इम्प्योर वाटर से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जबकि जो प्योर वाटर है उधर तो उसका अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट किसका होता है, मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। और इस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम काफी एप्लीकेबल होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लें ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन ऑन डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, मोलर मास इज गिवन 185,000 in 450 milliliter of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट हम लोग को बोला जा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए वो सॉल्यूशन जिसमें 1 ग्राम पॉलीमर है जिसका मोलर मास गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 450 एंड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई इज इक्वल्स टू CRT।
सी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, तो सी का वैल्यू हम लोग लेंगे वेट अपॉन मोलर मास। मोलारिटी हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मोलारिटी लिखते हैं सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का ग्राम मोलर मास 185,000, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हुआ, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 450 मिलीलीटर। तो ये हम लोग क्या लिख लिए, मोलारिटी लिख लिए। और सी का आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा एटीएम लीटर में 0.0821, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टेम्परेचर से। टेम्परेचर को हम लोग को पुट करना है केल्विन में, तो 273 प्लस हम लोग क्या रखने जा रहे हैं 37, इसको सॉल्व करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन पाई इज इक्वल्स टू CRT, C इज द कंसंट्रेशन in terms of what, molarity, and molarity is number of moles in 1 liter of solution, but solution का वॉल्यूम है 450, इसलिए फार्मूला में यूज किया मोलारिटी का, वेट अपॉन ग्राम मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अगेन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हुआ नंबर ऑफ मोल्स, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इनटू आर का वैल्यू एटीएम लीटर में लिए जो कि 0.0821 है, और टेम्परेचर केल्विन। तो बताइए यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो किस चीज में आएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा पास्कल में। आंसर में क्या आएगा, पास्कल आएगा, नहीं सॉरी, आंसर यहाँ पे जो आएगा वो एटीएम में आएगा, बिकॉज आर का वैल्यू किस में लिया गया, एटीएम में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है पास्कल में, तो ध्यान रहे 1 एटीएम इज इक्वल्स टू होता है 101,325 पास्कल। तो इस जो भी वैल्यू आएगा उसको हम इतने से मल्टीप्लाई कर दें 101,325, या फिर कहिए जो कैलकुलेट करके वैल्यू आया उसको 10 टू द पावर 5 पास्कल से जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा पास्कल में होगा। तो जस्ट इसको सॉल्व करना है और इस वैल्यू को 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर किस में आ जाएगा, पास्कल में। पास्कल जो होता है प्रेशर का SI यूनिट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो एक पॉलीमर से रिलेटेड है। एक और बात यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर पाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कुछ विटामिन्स हुआ, बायोमॉलिक्यूल्स हुआ, या फिर पॉलीमर्स जो हुआ, ये सब का अगर मोलर मास को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना हो तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में थोड़ा इफेक्टिव होगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर बढ़े आगे तो सॉल्यूशन है 1.73 ग्राम ए का इन 100 cc ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि एक सॉल्यूट ए है जिसका अमाउंट 1.73 ग्राम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 cc होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, विथ 3.242% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब अगर वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है तो सॉल्यूट का वजन है 3.42 ग्राम। किसका है, सुक्रोज का। तो बताना है मोलर मास ऑफ ए। क्या है, मोलर मास ऑफ ए। तो दो सॉल्यूशन है और दोनों एक दूसरे से आइसोटोनिक है। दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब हो गया दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सेम। तो सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बिकॉज बोथ द सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक इन नेचर। यहाँ पे आइसोटोनिक बोला गया। अब बोला गया कि जब आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कैसे लिखेंगे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग लिख रहे हैं CRT। सी का वैल्यू कितना होगा, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे CRT लिख दे रहे हैं, और इधर भी लिख दे रहे हैं CRT। यहाँ पे किसका होगा, CA का, T किसका होगा, A का, यहाँ सुक्रोज का, और T किसका होगा, सुक्रोज का। चलिए ध्यान से देखा जाए, A का हम लोग मोलारिटी कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन, तो वेट लिखेंगे 1.73। वेट को अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए कितना है, तो सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम है 100 इनटू आर,
और टेम्परेचर का वैल्यू दोनों में सेम है, आर और टी का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू सुक्रोज का कंसंट्रेशन कितना है तो 3.42। सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342। तो सुक्रोज का नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या लिखेंगे 1000 अपन वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज 100, क्योंकि परसेंटेज में क्या दिया हुआ 3.42% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट या 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 3.42 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इनटू यहाँ भी आर ही होगा और यहाँ भी टी ही होगा। तो आर और टी कैंसिल हो गया, तो क्या यहाँ पे हम लोग 100/1000 कैंसिल, तो 1.73/m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/100। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कितना हो गया 173। तो उस सॉल्वेंट का, उस सॉल्यूट जो कि ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसका मॉलिक्यूलर वेट आया कितना 173। तो सेकंड क्वेश्चन में खास बात ये था कि दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से आइसोटोनिक था। आइसोटोनिक होने का मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यहाँ पे सेम करके क्वेश्चन को सॉल्व किए। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो दोनों कंडीशन के लिए इक्वल होने जा रहा है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़े। 10 डिग्री सेल्सियस पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इज गिवन 10 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन इज 500 मिलीलीटर ऑफ मर्करी, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, सॉल्यूशन में वाटर मिलाया गया एंड टेम्परेचर इज यू रेज्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा के कितना कर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस। उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर भी बदले हैं और कंसंट्रेशन भी बदले हैं। तो बोला जा रहा है डाइल्यूशन का एक्सटेंट बताइए, किस हद तक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया। वाटर को मिलाने पे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर घट गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। तो क्या बोला गया डाइल्यूशन के वक्त, तो ऐसा करते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों का रेशियो निकालते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है ना बिफोर डाइल्यूशन अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर डाइल्यूशन, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम का भी रेशियो हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। इज इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे CRT एंड CRT, आर तो दोनों जगह क्या हो जाएगा सेम, बदल क्या रहा है कंसंट्रेशन बदल रहा है और टेम्परेचर बदल रहा है। तो यहाँ पे आएंगे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले केस में ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 500, एक्चुअल में वैल्यू दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, बिफोर डाइल्यूशन इतना था एंड आफ्टर डाइल्यूशन है 105.3 mm, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। अब ध्यान से टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो टेम्परेचर C इंटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में 273 + 10 केल्विन में, और सेकेंड वाले में C2 हो जाएगा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 273 प्लस टेम्परेचर इज नाउ 25। अगर यहाँ से देखा जाए 500 अपॉन क्या लिखेंगे 105.3 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह सेम है। डाइल्यूशन का केस में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का नहीं बदलता है तो सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल अपॉन V1 इंटू 283 अपॉन नंबर ऑफ मोल वही बट वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन V2 इंटू 298। तो 500 over 105.3 इज इक्वल्स टू, है ना, n इंटू 283 अपॉन V1 इंटू V2 अपॉन n इंटू 298, n कैंसिल n, तो फाइनली मेरे पास जो है वो V2 अपॉन V1 क्या आ रहा है, तो V2 अपॉन V1 आ रहा है हम लोग का 500 अपॉन 105.3 इंटू 298 अपॉन 283। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन हम लोग को पता चल जाएगा कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किए, जिसके चलते जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 500 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से चेंज होके 105.3 मिलीमीटर आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे डाइल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ध्यान रहे कि डाइल्यूशन में क्या नहीं बदलता है, तो डाइल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं बदलेगा, क्योंकि डाइल्यूशन में आप पानी मिला रहे हो, सॉल्यूट नहीं। सॉल्यूट जितना था उतना ही रह जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट दोनों सिचुएशन में। आर तो कांस्टेंट है ही, तो नंबर ऑफ मोल्स एंड आर कटने जा रहा है, जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का दिया हुआ है। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन। तो C1 इंटू आर इंटू टी के जगह पे केल्विन में 10 डिग्री सेल्सियस को लिख देंगे 283 केल्विन, और 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर लिखे तो 298 केल्विन। C1 बाय क्या लिखेंगे C2। अब C1 के जगह पे नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग ये पता कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सेकंड को कितना टाइम्स डाइल्यूट किया गया। तो इस तरीके से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ ड्रग मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन C21H23O5N, जिसका मोलर मास 369 मेंशन किया गया है, जिसका मोलर मास 369। एक सैंपल है ड्रग का, एक दवाई बनाया जा रहा है, एक मेडिसिन बनाया जा रहा है, जिसमें एक कंपाउंड है C21H23O5N और मोलर मास उसका दिया हुआ है, जो कि आसान कर देगा, मोलर मास कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, 369 मिक्स्ड विथ लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। मोलर मास इन जनरल नोन होता है इसका, हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं। 342 वाज एनालाइज्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। उसको एनालाइज किया गया किस तरीके से, तो सॉल्यूशन का जिसमें लैक्टोज और वो ड्रग प्रेजेंट है सॉल्यूशन के फॉर्म में, उस ड्रग का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट किया गया, इसलिए कि हम डिटरमाइन कर पाए कितना शुगर उसमें प्रेजेंट है, मींस उसमें कितना शुगर प्रेजेंट है। अगर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर, जिसमें दोनों ड्रग का मिक्सचर 1 ग्राम प्रेजेंट है, जिसमें ड्रग मिक्सचर कितना प्रेजेंट है 1 ग्राम। ड्रग मिक्सचर 1 ग्राम प्रेजेंट होने का मतलब ये हो गया कि उस ड्रग और सुक्रोज, कहने का मतलब लैक्टोज, दोनों का मास का सम कितना है 1 ग्राम। ऐसा करते हैं, एक का मास x ग्राम मानते हैं, दूसरे का 1 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो एनालाइज करके आया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे 5.27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है 25 डिग्री सेल्सियस, बताना है शुगर उस मेडिसिन में कितना परसेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बढ़े तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू गिवन विच इज 5.27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको हम लोग अगर 5.27 अपॉन 760 कर दे, अगर इसको हम लोग 760 कर दे तो ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक एटीएम में कितना मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है 760। ठीक है, 760। नेक्स्ट क्या है, बोला जा रहा परसेंटेज पता करना है शुगर का। तो शुगर मान लेते हैं कितना प्रेजेंट है x ग्राम, तो ड्रग कितना प्रेजेंट होगा, तो ड्रग हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। शुगर प्रेजेंट है x ग्राम, ड्रग हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। टेम्परेचर इज गिवन 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 298 केल्विन। टेम्परेचर 298 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन 100 मिलीलीटर। चलिए हम लोग प्रेशर का फार्मूला लगाए तो 5.27 अपॉन क्या लिखेंगे 760 इज इक्वल्स टू, पहला क्या है x और x क्या है सुक्रोज। सुक्रोज का मोलर मास कितना 342, प्लस में क्या लिखेंगे 1 माइनस x जो ड्रग है उसका मास कितना 369। ये हो गया सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स। उस सॉल्यूट में क्या क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, वो ड्रग प्रेजेंट है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 100, इनटू r का वैल्यू कितना लेंगे 0.0821 और टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। यहाँ से हम लोग सिंगल वेरिएबल दिख रहा है x यहाँ से डिटरमाइन करेंगे और फिर 100 इंटू x इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ शुगर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ शुगर कंटेंट इज इक्वल्स टू जो x का वैल्यू आएगा उसको 100 से
मल्टीप्लाई कर देंगे, शुगर का परसेंटेज इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक सैंपल ऑफ ड्रग है, एक मेडिसिन है जिसमें एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C21H23O5NN जिसका मोलर मास 369 गिवन है। उसमें दूसरा सब्सटेंस सॉलिड जो मिला हुआ है वो है लैक्टोज, आप कहो सुक्रोज, और दोनों के मिलने से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बना, जिसमें दोनों का मिक्सचर, सॉल्यूट का मिक्सचर का वेट कितना है 1 ग्राम। जब ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो वो मेजरमेंट के बाद वैल्यू आता है 5.27 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। तो बताना है उस मेडिसिन में सुक्रोज का कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो ध्यान देने की बात यह है, सुक्रोज प्लस वो ड्रग का वजन 1 ग्राम है, सुक्रोज का x ग्राम माने तो ड्रग का वजन कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। दोनों का नंबर ऑफ मोल लिख लिए कैसे, x/342 मोलर मास है सुक्रोज का, 1 माइनस x ड्रग का वजन है अपॉन 369 मोलर मास है। ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 100 गिवन। R का वैल्यू लेंगे 0.0821 और टेम्परेचर है 298 केल्विन, जबकि प्रेशर को हम लोग मर्करी मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कन्वर्ट किए एटीएम में, इसके लिए 760 से डिवाइड किए क्योंकि 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इस तरीके से हमको इसमें एक वेरिएबल दिख रहा है और वो x, जैसे ही सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा फ्रैक्शन में, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, शुगर का परसेंटेज हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा वेंटो फैक्टर। अभी तक जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग किए हैं उसमें ये मान के किए हैं कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है ना तो वो डिसोसिएट कर रहा है और ना ही वो एसोसिएट कर रहा है, मींस नॉन इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन किए। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन पार्ट हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। जब वो वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होने के बाद पार्टिकल्स के नंबर में जो हम सोच रहे हैं उससे बदल जाएगा और इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आएगा। वो चेंजिंग किस तरीके से डिटरमाइन होगा, इसके लिए हम लोग वेंट हॉफ फैक्टर पढ़ेंगे और उस वेंट हॉफ फैक्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर लगभग क्या हो जाएगा कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वेंट हॉफ फैक्टर, जो वेंट हॉफ फैक्टर डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करता है, कोरिलेट करता है। डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, कोरिलेट करेगा।